18 तारीख को सिया और चेतन ने केतन का मर्डर किया। उससे एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले शाम को चेतन और सिया मिलते हैं एक कॉफी शॉप पे। वहां पूरी प्लानिंग होती है। चेतन ये कहता भी है कि क्या ये हम सही कर रहे हैं। सिया कहती है कि कोई ऑप्शन और है। और यहां इस कॉफी शॉप पे ये पूरी प्लानिंग होती है। अभी तक केतन इन सब चीजों से अनजान है, लेकिन केतन अपने पापा से पूछता है कि क्या आपने लड़की के बारे में ठीक से पता किया है। केतन के पापा कहते हैं कि हमारे मामा ने, यानी तुम्हारे मामा ने इस रिश्ते को लाया और वो इन्हें अच्छे से जानते हैं और हम भी इन्हें अच्छे से जानते हैं, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वो एफआईआर कॉपी है जिसमें केतन के पिता ने जो चीजें बताई, वो सब कुछ स्टार्टिंग से लेके अब तक किसने रिश्ता तय करवाया, कैसे रिश्ता हुआ, और सिया के घर वाले जल्दबाजी क्यों कर रहे थे शादी के लिए, क्योंकि सिया की उम्र तो केवल 20 साल है। और क्या सिया के घर वालों को चेतन के बारे में पता था। वहीं दूसरी तरफ पहली बार कैमरे पर आए हैं चेतन का परिवार। आरोपी चेतन के परिवार सामने आया और उनके पिता ने कहा है, ये देखिए उनके पिता की तस्वीर है, उनके पिता ने कहा है कि बेटे ने बोला कि मैंने धक्का नहीं मारा है। तो धक्का किसने मारा? क्या दोनों ने मिलकर धक्का मारा? वहीं ये एक प्लान मर्डर था, यानी 3 बार प्लान फेल हुआ, चौथी बार जाकर इस प्लान को इन्होंने एग्जीक्यूट किया, जिसके बाद केतन की मौत हो गई। अब इन सबके बीच में एक सवाल सबके मन में था कि वजह क्या थी। इस वीडियो में हम डिटेल में इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेस पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कल एफएसएल की टीम पहुंची उस जगह पर जहां से केतन को धक्का मारा गया। और देखिए ये एफएसएल की टीम है, यहां से जांच कर रही है। इसी जगह पर केतन के पिता भी गए थे। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की गिरकर मौत हो गई है किले से, तो वो उस जगह पर पहुंचे और उस जगह पर पहुंच के उन्होंने देखा कि यहां से नॉर्मली कोई गिर नहीं सकता जब तक किसी को धक्का ना मारे या उसका पैर ना फिसले, और उतना दूर कोई जाएगा क्यों। ये बात पेरेंट्स को थोड़ी खटकी। उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने बाकायदा पुलिस को बोला कि यहां से मेरा बेटा नॉर्मली गिर ही नहीं सकता, इसके पीछे कोई साजिश है। वहीं दूसरी तरफ हत्या से एक दिन पहले, यानी 18 तारीख को सिया और चेतन ने धक्का मार दिया सुबह 10 बजे के आसपास। उससे पहले 17 तारीख को थर्ड वेव कॉफी, ये कॉफी शॉप का नाम है पुणे में, इसी कॉफी शॉप पे दोनों मिले शाम को। घर से सिया बोलकर निकली कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूं, और यहां आकर वो चेतन से मिलती है। फिर कॉफी शॉप पे दोनों मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब क्या करना है। तो पूरी प्लानिंग वहां रचते, और पहले उन्होंने 2-3 बार ट्राई कर लिया था। और इससे पहले 14 तारीख को सिया ने केतन को धक्का मारा था, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि केतन भी ठीक ठाक था, फिजिक उसकी ठीक थी, तो वो गिरा नहीं और वो पेड़ की वजह से बच गया। अब वहां सिया ने झूठ बोला कि सांप था, मैंने तुम्हें बचा लिया। अब यहां से फिर वापस से केतन घर पर आता है, अपने पापा को पूछता है आपने इसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आपने इसके बारे में जांच की है? तो फिर केतन के पिता ने बोला नहीं बेटा, हमने जांच की, आपके मामा ने रिश्ता लाया, परिवार बहुत अच्छा है। अब इस बीच ये लोग रात को प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, और अब इन्होंने पहले से बहुत सारी वेब सीरीज और बहुत सारे क्राइम केस इन्होंने देख रखा था, तो इन्हें पता है कि मोबाइल लोकेशन ही सबसे पहले पुलिस मैच करेगी और कॉल रिकॉर्डिंग। सिया चेतन को बोलती कि तुम अपना फोन मत लेकर आना अपने बॉयफ्रेंड को, और अपना फोन जो है तुम अपने एम्प्लॉय को दे देना, उसका फोन लेकर आना, उसके फोन से ही हम बात करेंगे। ये प्लानिंग डन होती है। सुबह सुबह जो है वो सिया बोलकर निकलती है कि चलो अब जाना है, रात को कन्विंस कर लेती है और घर पर बात हो जाती है। घर वाले बोलते हैं यार बार बार क्यों जाना है, लेकिन फिर भी सिया की बात में केतन आ जाता है और वो उस दिन वहां पहुंच जाते और वहां से ऊपर ले जाकर उनको धक्का मार देते। अब इस बीच केतन के पिता ने जो एफआईआर में चीजें बताई है, मतलब उन्होंने प्रॉपर टाइमलाइन बताई है, कब क्या हुआ, किसने रिश्ता लाया और कैसे इस रिश्ते में केतन और सिया के बारे में जो है आगे बात बढ़ी। अब मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। देखिए केतन के पापा क्या लिखते हैं, मेरे चचेरे मामा नरेंद्र मित्तल ने मेरे पुत्र केतन अग्रवाल के लिए अपनी बहनोई की बेटी का विवाह प्रस्ताव रखा। सोचिए, जो इनके चचेरे मामा थे, मतलब नरेंद्र मित्तल केतन के पिता के चचेरे मामा थे, उन्होंने अपने बहनोई के बेटी का रिश्ता रखा प्रस्ताव इनके सामने। ये लड़की हमारे नाते में थी, रिलेटिव्स में थी, इसलिए हमने परिवार के साथ लड़की देखने गए। लड़की पसंद आने पर हमने फरवरी 2026 में एंगेजमेंट कार्यक्रम करने का निश्चय किया। उसके बाद थोड़े टाइम बाद हमने एंगेजमेंट करवा दी, और एंगेजमेंट होने के बाद जो है वो दोनों आपस में बातचीत करने लगे। और बार बार मेरा बेटा पूछता था क्या पापा आपने लड़की का वेरिफिकेशन करवाया है, तो वो पूछता भी था तुमने सिया गोयल की जानकारी ली है क्या अपने पापा से, वो बोलता था। तो पिता कहते थे कि हमारे मामा ने इस रिश्ते को लाया है, तो ये रिश्ते में कोई खामी नहीं है, रिश्ता बहुत अच्छा है और अच्छी फैमिली है, तुम उसके टेंशन मत लो।
अब नरेंद्र मामा ने इसकी गारंटी ली थी। गारंटी लेने के बाद 20 मई 2026 को केतन को बताया गया कि पहली बार वो लोग गए लोहागढ़ फोर्ट और वहाँ जाकर वो ट्रैकिंग वगैरह किए पहली बार सिया और केतन, और वहाँ से वो लौट आए। अब इसके बाद जो है वो वापस से 4 जून को जाने की जिद करने लगे कि फिर से लोहागढ़ जाना है। लेकिन केतन के परिवार वालों ने बोला अभी तो गए थे, फिर जाने की क्या ज़रूरत, और उन्होंने मना कर दिया। अब वहाँ जाने से मना कर दिया, फिर वो जिद ज़्यादा करने लगी क्योंकि 31 तारीख को गए थे, फिर वापस से 4 तारीख को जाने को बोला, मना कर दिया। अब 6 जून को जो है वो वापस से इन लोग का प्लान बनता है बाली जाने का, प्री वेडिंग शूट के लिए। उसमें केतन के घर वाले थे, केतन के भाई बहन थे, वहीं सिया का भी भाई उसके साथ जा रहा था। ये मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते बैग में से, मुंबई एयरपोर्ट में से इनके बैग में से सिर्फ केतन का पासपोर्ट गायब होता है और इनको वापस लौटना पड़ता है। तभी संशय होता है, तभी थोड़ा इन्हें लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो सस्पिशियस है थोड़ी, लेकिन फिर भी घर वाले शक नहीं करते। लेकिन केतन यहाँ अपने पापा से एक बात कहता है जो उनके पापा ने अपने कंप्लेंट में लिखी है कि केतन ने कहा था कि ये मुझसे ना आए दिन किसी ना किसी बात पर लड़ रही है, मुझे लगा ये इसकी उम्र कम है इस वजह से ये बिना मतलब का मुझसे लड़ रही है, हाँ, और मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पापा मुझे थोड़ा सा ना ठीक नहीं लग रहा इतना लड़ रही। तो उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं, अभी वो इतनी समझदार नहीं है, वो धीरे धीरे तुम्हारे साथ रह के समझदार बन जाएगी तो नहीं लड़ेगी। लड़कियां अक्सर कपल्स में फाइट्स होती हैं, ये सब नॉर्मल है। अब ये चीज़ें को नज़रअंदाज कर दिया गया कि छोटी मोटी चीज़ों पर वो लड़ती थी। अब उसकी लड़ाई झगड़े को देखते हुए उसने फिर से कहा कि लोहागढ़ फोर्ट चलना है। अब इस बार वो उसे मना नहीं कर सकता था क्योंकि पिछली बार जब वो लोग नहीं गए थे तो उसने बहुत बड़ा कलेश किया था। अब यहाँ से घर वालों को फिर से बोलता है केतन के पापा वो मुझे लोहागढ़ फोर्ट जाने बोल रही है, उसका बर्थडे, उससे बर्थडे से पहले उसे वहाँ जाना है। अब घर वाले बोलते हैं अरे यार इतनी बार क्यों जाना वहाँ। फिर भी वो बोलता है अरे पिछली बार हम नहीं गए थे तो उसने बहुत ज़्यादा कलेश कर दिया था, जाना ठीक रहेगा। फिर वो बोलते उसकी खुशी भी है इसमें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय है, हमें चले जाना चाहिए। अब यहाँ से वो लोग वो है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन सिया की मम्मी फ़ोन करके केतन की मम्मी को बताती है कि केतन पहाड़ से गिर गया है और जल्दी आप वहाँ पहुँचे। वहाँ सब लोग पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचते तो उनके पिता देखते हैं जो सराउंडिंग एरिया है, देखते यहाँ से तो कोई नॉर्मली गिर नहीं सकता जब तक कोई धक्का ना मारे। फिर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन्हें सिया के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है और फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करते हैं और बाकायदा बताते हैं कि हमें सिया और सिया का जो बॉयफ्रेंड है चेतन, हमें उन दोनों पर शक है। चेतन बाकायदा क्रिकेट प्लेयर था और अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन था, उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 21 साल थी, सिया की उम्र 20 साल थी। ये दोनों 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। और दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती ऐसे हुई कि जो मार्केट यार्ड एरिया है पुणे में, एक तरह से एपीएमसी मार्केट है, मेन मार्केट है जहां मंडी कहा जा सकता है कि मंडी से होलसेल दुकानों पर जो सामान जाता है, तो ऐसे वहाँ उसकी ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी। ये देखिए उनके पिता की दुकान है और इसी दुकान पर वो भी बैठता था, अपने पापा का काम संभालता था, उसके चाचा भी यहीं रहते थे। अब इसी एरिया में सिया के पिता का शॉप है, अच्छा शॉप, ये देखिए सिया के पिता का शॉप है, और वहीं सिया के पिता ने सिया के लिए एक बेकरी खोल कर दी थी। अब यहाँ से इन दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और दोनों रिलेशनशिप में थे। मतलब सिया जब से चेतन को जानती है जब वो नाबालिग थी, अब वहाँ से ही वो प्यार मोहब्बत था, पहला प्यार, और उसी प्यार को आगे रिलेशनशिप जो था वो सीरियस होता गया। अब ऐसे में जब चेतन ने सब कुछ डिसाइड कर लिया था कि उसे उसकी हत्या करनी, मर्डर करनी, तो अपने घर से झूठ बोल कर निकला कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने उनके पिता से पूछा तो देखिए उनके पिता ने क्या कुछ बताया। पहली बार कैमरे पर आए उनके पिता कि ये दोनों बातें कर रहे थे, बातें करते करते क्या हो गया मेरे को नहीं मालूम, वैसा बताया मेरे को। अच्छा, चेतन ने बताया आपको? हाँ। अच्छा, तो वो गया क्यों था फिर? आपका वो क्यों गया? तो देखो अभी हमारे को तो बोल के गया नहीं, हमारे को तो बोला है मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ, ऐसा सुबह मैं उसके मम्मी को बोल के निकला। मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं, मम्मी को इतना बोल के निकला। लड़की के साथ में था, उसके बारे में उसको अपने को कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं बताया? कुछ मालूम नहीं, इसके पहले भी था, इनके साथ में रहता तो कभी हमने कभी देखा नहीं। हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की को। अच्छा, हाँ आपने? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। और उसका नाम ये सब कल ही मालूम पड़ा। उनका दुकान किधर है, उनका घर किधर है? चल रहा है मामला, हाँ, आपके बेटे पर जो आरोप है उस पर आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसको उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, हाँ। किस तरह फंसा जा रहा है, क्यों आपको लगता है कि फंसा जा रहा है? क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं। अच्छा,
चेतन ने हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। तो लड़की खड़ी थी क्या वो लड़के के पास में? हाँ, वो ऐसा चेतन बता ये रहा। लड़के के पास खड़ी थी, लड़का मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, अब ये बहुत सही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं हाँ। कि उस लड़के जो लड़का गिरा है हाँ। उसके पास लड़की खड़ी थी। हाँ, अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस टाइम। वो पुलिस चौकी दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने। ओके। ऐसा। और वो लड़की लड़के के पास खड़ी थी। हाँ। धक्का दिया नहीं दिया पता नहीं, हाँ। लेकिन चेतन दूर खड़ा हुआ था। हाँ, ऐसा अच्छा, चेतन चेतन कैसा लड़का था उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत- चेतन एकदम सिंसियर लड़का है। वो मतलब रोज इधर दुकान पे आता है, काम धंधा करता है। हाँ। वो लड़की से जान पहचान कैसे हुई उसकी? वो मेरे को तो मालूम भी कल मालूम पड़ा है। ये सब आया मामला हाँ, के बाद? उसके बाद पहले अपने को कुछ मालूम नहीं। अच्छा, तो चेतन का क्या करता था अभी आपके साथ इधर काम? इधर ही काम करता था। उस लड़की को आपने कभी भी नहीं देखा? नहीं देखा, नहीं उनके माँ बाप का किधर दुकान वो भी मालूम नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग है फिर? अभी जब इतना सब हो रहा है तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं आप, क्या चाहते बस मांग अपना यही है कि चेतन निर्दोष है, वो छूटना चाहिए बस। हैं? आपको क्या लगता है अगर चेतन निर्दोष है तो वो लड़की फॉल्ट में है? क्योंकि दो लोग तो थे वहाँ पर। वो लड़की फॉल्ट में है या नहीं ये हमारे को तो मालूम ही नहीं इस केस के बारे में। हमारे को मालूम कब पड़ा, जब पुलिस चौकी में गए जब। अच्छा। उसके पहले अपने को मालूम ही नहीं ना। जब रात को चेतन को घर से लेके गए उस टाइम मैंने पुलिस को बहुत पूछने की कोशिश की, उन्होंने हमारे को बताया नहीं कि ये मैटर है करके। मैं रात को भी चौकी में जाके आया 2 बजे 2:30 बजे, तो उन्होंने बताया नहीं। बोले सुबह में आ जाओ 10 साढ़े 10 बजे आपको बताते हैं। तो हम फिर सुबह में मैं और मेरा एक दोस्त और मेरी लड़की गई साथ में। फिर उन्होंने मेरे को एकांत में लेके हमारे को धीरे से बताया कि मर्डर केस है। बोला मर्डर केस, बोला हमारा लड़का तो ऐसा कर नहीं सकता। अच्छा, जिस दिन गया था उस दिन चेतन ने घर पे कुछ बोला था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? हमारे को कुछ, मेरे तो बात ही नहीं हुई उस दिन। घर पे किसी को बताया था? हाँ, घर पे उसके मम्मी को जरूर बता के गया था कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं 2-3 बजे तक आ जाऊंगा वापस। अच्छा, ऐसा बोल के गया बस। चेतन को पुलिस कब आई थी लेने के लिए घर पे? पुलिस ने क्या बोला? सोमवार के रात को 11:30 बजे। तो पुलिस ने क्या बोला आप लोगों को? कुछ बताया ना पुलिस वाले ने जब उसको लेके गई तब? हमारे को बोला कि कुछ नहीं, फ्रॉड का केस है, 2 घंटे में आपको बच्चे को छोड़ देंगे। हाँ, ऐसा। ये बोलते लेकिन हाँ, मतलब इसके आगे कोई तो भी दूसरा इन्वॉल्व है, मतलब इसका हाथ नहीं है, फिर भी वो पूछताछ के लिए लेके जा रहे। ऐसा बोल के लेके गए घर से। वही उनके चाचा का कहना है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उनके पिता ने तो साफ साफ कह दिया कि मेरे बेटे ने तो धक्का नहीं मारा, और चाचा का कहना है कि आप आस पड़ोस में किसी को भी पूछ लो, हमारा बच्चा ऐसा है ही नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। परिवार वालों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो केतन के दादा हैं वो कह रहे हैं कि हमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। हमने किसी रिलेटिव की बातों में आकर हमने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। हमने ये भी नहीं देखा कि 20 साल की लड़की का कोई शादी कर रहा है और इतनी जल्दबाजी में शादी कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। वो फैमिली भी वेल स्टेब्लिश है। अब हर किसी के मन में सवाल था, और खुद उनके जो दादा है उन्होंने ये बात कही थी, तो सबके मन में सवाल था कि आखिर सिया ने हत्या की क्यों। वो चाहती तो भाग जाती, वो चाहती तो घर पर मना कर देती, लेकिन हत्या क्यों। तो देखिए, इसके पीछे 3 थेरीज बताई जा रही है। पहली थेरीज ये है कि सिया नहीं चाहती थी कि अगर मैं घर पर मना कर दूंगी तो हमारी बदनामी होगी, समाज में हमारी इज्जत चली जाएगी, और उस चीज़ का उसे डर था। दूसरी चीज़ थी कि उसके पापा ने उसे बिजनेस खोल कर दिया था, अगर वो बगावत करती तो पापा उसके बिजनेस में उसे फंड नहीं करते, उसको सपोर्ट नहीं करते, और वो फिर एक तरह से उसको खुद से सर्वाइव करना जो उसके लिए मुश्किल था। उसे भी पता था इतने पैसे कमाना कोई इजी काम नहीं है। तीसरी चीज़ थी कि चेतन और सिया ने डिसाइड किया था कि मर्डर करने के बाद एक नॉर्मल डेथ हो जाएगी। अब मैं घर पे दुखी रहूँगी तो परिवार वाले अब मेरे लिए अरेंज मैरिज ढूंढेंगे नहीं। मैं तब घर वालों को कहूँगी कि आपने देखो, आपके मर्जी से मैंने जिस लड़के से शादी करने वाली थी उसकी मौत हो गई, अब मैं अपनी मर्जी से करूँगी। ऐसे में पिता एक प्रेशर में आ जाते और तब जाकर वो चेतन के हाथ में सिया का हाथ रख देते हैं। तो ये 3 चीज़ों पर बताया जा रहा है, क्योंकि घर वाले एक थेरीज दे रहे, पुलिस की तरफ से जो बताया जा रहा है वो अपना पर्सनल बेनिफिट देख रही थी। लेकिन सवाल एक है, ऊपर से धक्का किसने दिया। अब तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, इन दोनों ने मिलकर धक्का दिया, और इस धक्का देने से पहले 1-2 मिनट का कन्वर्सेशन हुआ। अब पुलिस को सिया पर शक कैसे हुआ, देखिए
पहली बार सिया पर शक इसलिए आया कि सिया ने पहली बार कहा कि वो फोटो ले रहा था, फोटो खींचते समय गिर गया। लेकिन जब केतन का फोन जब चेक किया गया तो उसमें कोई फोटोज थी ही नहीं। तो फिर जब फोटो लेने गए और फोटो खींचते टाइम ये एक्सीडेंट हुआ, उसमें उस टाइम की वहां उस जगह पर कोई फोटो खींची हुई नहीं थी, तो पुलिस को यहां से शक हुआ। फिर उसने एक अलग थ्योरी बताई कि मैं थक गई थी, मैं पानी पी रही थी और पानी लाने गया था तो उस समय उसका पैर फिसल कर गिर गया। तो पुलिस को यहाँ थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन लगा कि लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, इस वजह से वो ठीक से आंसर नहीं दे पा रही। दूसरी ओर जब पुलिस पूरी फुटेज खंगाल रही थी तो उसे एक आदमी सस्पिशियस लगा, लेकिन पुलिस को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए पुलिस ने उस पहलू पर जांच नहीं की। लेकिन पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला एक शख्स है चेतन चौधरी, इससे 2000 बार कॉल पर बात हुई है, 350 घंटे कॉल पर बात हो रही है। ये सुनकर पुलिस को थोड़ा शॉकिंग लगा। पुलिस ने जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला चेतन तो उस दिन अपने घर पर था, मतलब चेतन उस पहाड़ पर गए नहीं तो उसका ज़्यादा रोल नहीं हो सकता। फिर भी चेतन से पूछताछ की गई, चेतन ने कहा कि मैं तो अपने घर पर था, मेरा कोई लेना देना नहीं, आप मेरा नेटवर्क चेक कर सकते हो। पुलिस ने चेक किया, पुलिस मान गई। लेकिन पुलिस ने एक छोटी चीज़ नोटिस की कि 24 घंटे चेतन का जो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट था वो बंद था। कोई शख्स आज के टाइम पे बिजनेस कर रहा है, अपने मोबाइल का इंटरनेट क्यों बंद करेगा? यहाँ से पुलिस को थोड़ा सा सस्पिशियस लगा। पुलिस वापस से जाती है चेतन के उस दुकान पर। वहाँ एक कारीगर जो था वो काम कर रहा था, उससे पूछा चेतन कहाँ है और उसने अपना फ़ोन क्यों बंद कर रखा था इंटरनेट। तो उसने बता दिया पुलिस को कि चेतन सर तो मेरा फ़ोन लेकर गए थे, उनका फ़ोन तो यहीं था। ये सुनने के बाद पुलिस शॉक हो जाती है। पुलिस बोलती है अपना नंबर बताओ। तो वो जो उनके यहाँ जो मजदूर काम करने वाला था वो अपना नंबर बताता है। वैसे पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है और उसकी डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है 18 तारीख को वो नंबर उसी पहाड़ पर था और उसी नंबर से सिया से बातचीत हो रही थी। अब यहाँ पुलिस को एक बड़ा क्लू मिल जाता है कि उस जगह पर चेतन मौजूद था। चेतन को तुरंत अरेस्ट करती है रात को पुलिस, और पुलिस उससे कस्टडी में सब कुछ पूछती है, वो सब कुछ बता देता है। सुबह 6 बजे जो है सिया को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। अब 7 दिन की वो जो है रिमांड पर है और पुलिस जो है और पहलू इसमें निकालने की कोशिश कर रही है। मेन पुलिस के लिए यहाँ टफ टास्क ये है कि उन्हें उनकी लोकेशंस निकालनी है, उनकी डिटेल्स निकालनी है, सबूत निकालना है, क्योंकि सबूत खुद इन दोनों ने धक्का दिया और ये पूरा केस जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर ही टिकेगा, क्योंकि वहाँ पैर फिसला या धक्का दिया ये जानना और एक डिजिटल एविडेंस लाना कि इन दोनों ने चैट में कोई बातचीत की हो कि इन्होंने सच में धक्का मारा है, क्योंकि एज ऑफ नाउ ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। वो बाद में कोर्ट में पलटी मार देगा कि वहाँ तो मैं गया था घूमने, हमने धक्का नहीं मारा, हमारी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं हुई थी, क्योंकि पुलिस को डिजिटल एविडेंस बहुत सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे, उनके चैट्स निकालने पड़ेंगे, सब चीज़ें, जिससे ये एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस इनके पास हो, जिससे पता चले कि इन्होंने धक्का मारा और उसी से उसकी मौत हुई। क्योंकि पुलिस स्टेशन में दिया हुआ बयान कोर्ट में लायबल नहीं होता है, मतलब कोर्ट में आदमी पलट सकता है और उसका बयान माना जाएगा। वही दूसरी तरफ खुद जो रूरल एसपी हैं वहाँ के पुणे के एसपी, वो खुद उस किले पर पहुँचे थे रात को और वहाँ जाकर उन्होंने बाकायदा पूरी निगरानी की, कैसे क्या हुआ, पूरे केस को इन्होंने सीरियसली लिया और एक एक पहलू पर इन्होंने भी जांच की। एक बार उनकी बाइट सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता से। देखिए, अभी जो घटना स्थल है, किसी भी जब क्राइम घटता है तो उसमें घटना स्थल की पहाड़ी, उसका पंचनामा, ये प्रथम रहता है किसी भी तहकीकात में, और वो प्रोसेस आयोग ने की है। लेकिन ये जो घटना हुई है इसके एक ये जो टॉप ऑफ द फोर्ट है और एक नीचे जो जंगल में यहाँ पे डिसीज की बॉडी मिली थी, वो ठिकान है। तो यहाँ से वो नीचे गिरने के बाद इम्पैक्ट है, कैसे आएगा, धक्का देने से कैसे आता है, गिरने से कैसे आता है, नीचे बॉडी कहाँ पे जाके पाई गई, वहाँ पे कुछ पुरावे जो हैं वो सब, ये सब की तहकीकात के लिए ये टीम अभी काम कर रही है और परिसर की पहाड़ी चल रही है। अभी इससे पहले टेक्निकल एविडेंसेस से सीडीआर थे, वो सब कंसिडर किए गए। अभी और कौन सी चीजें हैं जो मौका वारदात से अभी आपको सामने आ रही है? देखिए, अभी ये टीम है हमारे साथ, फोरेंसिक टीम हमारी है, वो जहाँ पे भी हमें जो पहाड़ी करनी है वो बारकाई से की जा रही है। तो ये तहकीकात का मैटर है, इस पे अभी कमेंट करना योग्य नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी हमें ये लगता है कि तपास में ये पर्टिकुलर एंगल जो है वो कवर होना चाहिए, वो सब जो अलग अलग टीम है, फोरेंसिक की टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है,
या डिटेक्शन टीम है वो उस हिसाब से काम कर रही है। थैंक यू। एक आखिरी सवाल सर, शुरू में तो एक्सीडेंटल डेथ था, बाद में आपकी टीम ने इस पे अच्छा काम किया, इसकी वजह से ये सामने आया कि ये मर्डर है। अब जब दोनों अक्यूज आपकी हिरासत में हैं, कौन कौन सी चीजें सामने आ रही है? क्या उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं या कौन सी चीजें जो रिमांड में अहम है? देखिए, इसके बारे में ऑलरेडी मीडिया को माहिती दी गई है, आप भी उस दिन वहीं पे थे। तो जिस हिसाब से घटना हुई है कि पहले वो 31 को यहाँ पे आना, फिर उसके बाद आग्रह करना दोबारा जाने का, फिर वो बाली का ट्रिप कैंसिल होना और फिर 14 तारीख को यहाँ पे आना और उसी जगह पे बैठना, यहाँ पे 18 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये सारा जो एक लिंक है इस सब घटनाओं के बीच वो उभर के सामने आ रहा है। उसके पीछे कुछ जो मोटिव है वो उभर के सामने आ रहा है। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही आपको डिटेल जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू। अब जाते जाते एक सबसे अहम सवाल था कि क्या घर वालों ने क्यों नहीं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा, और घर वालों को इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। जो उनके दादा वो कह रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे की पहले ही लड़की की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराते, उसके बारे में पता करने की कोशिश करते तो शायद पता चल जाता। और उन्होंने हिदायत दी कि अगर आप भी अपने बच्चों की शादी करवा रहे हो तो ज़रूर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें। वहीं केतन की मम्मी ने कहा था कि मैंने पहले ही कह दिया था लड़की को कि घर पे हमारे दारू शराब नहीं चलता, क्योंकि सिया ने बहुत सारी ऐसी फोटोज़ डाली थी क्लब्स की, जिसे देखकर उनकी मम्मी ने कहा था कि हमारे घर में ये सब नहीं चलता, तो ये सब अलाउड नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सिया के मन में ये सब चीज़ें थी। पहले से बॉयफ्रेंड, उसने सोचा कि उसका बिजनेस छूट जाएगा और वो जिससे जा रही है शादी करने उससे प्यार नहीं करती, तो ऐसे में वो एक बंधन में फंस जाएगी। और उस बंधन में ना फंसूं तो शायद इस वजह से उसने पूरी प्लानिंग रची। और इस पूरे केस की जो मास्टरमाइंड है अभी तक जो पता चला है वो सिया है। आने वाले समय में देखना होगा। अभी तक सिया के परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया और सिया के पिता की बताया जा रहा है कि हालत नाजुक है, वो बीमार हो गए। अब आने वाले समय देखना होगा कि सिया के परिवार की तरफ से क्या बयान आता है। क्या सिया के परिवार को चेतन के बारे में पता था? क्योंकि चेतन के परिवार को तो सिया के बारे में नहीं पता था। चेतन जो उसका बॉयफ्रेंड है, उसके परिवार ने सीधा खारिज कर दिया कि हम सिया को नहीं जानते। तो ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इस केस में और क्या पहलू हैं, और हर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन में आप तक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा आप क्या सोचते हो इस केस पर।